नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की बात इसलिए क्योंकि आज उनका 53rd बर्थडे है, 53वां जन्मदिन है। उनको बधाई। राहुल गांधी की बात इसलिए सिर्फ जन्मदिन के लिए नहीं, क्योंकि इस बीच उन्होंने भारतीय राजनीति में कुछ नए प्रयोग किए हैं, या यूँ कहें कि भारतीय राजनीति की जो आत्मा रहे हैं। हम आज़ाद भारत को जैसा जानते हैं, आज़ाद भारत को बनाने वाले जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो हमारे पुरखे थे, उनके सपनों का जो भारत था, और उन्होंने जिस राजनीति, उस भारत को बनाने में जिस राजनीति का इस्तेमाल किया था, जिन राजनीतिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया था, जिन सिंबल्स का इस्तेमाल किया था, वो पदयात्रा हो, वो अहिंसा हो, वो दमन के खिलाफ मोहब्बत के साथ खड़े होना हो, राहुल गांधी उनमें से तमाम चीज़ों को वापस लेके आए हैं, और हम उसका नतीजा भी देख रहे हैं। अभी हमने कर्नाटक में देखा है, हम उनकी बदलती हुई छवि को देख रहे हैं। उस छवि को जिसको बर्बाद करने के लिए भाजपा ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए थे, उन्हें पता था। लेकिन मैं राहुल गांधी राजनेता से ज़्यादा राहुल गांधी जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसको समझना चाहता हूँ। दुनिया में राहुल गांधी की जो छवि बनाई जाए, डायनेस्ट की, वंशवादी राजनेता जिनको चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राहुल गांधी जैसा ट्रैजिक जीवन, दुखों से भरा जीवन, ईश्वर अगर आप मानते हो, अगर आपका ईश्वर में विश्वास हो, तो आप चाहेंगे कि किसी को ना मिले। राहुल गांधी बहुत छोटे थे जब उनकी चाचा की एक हादसे में मृत्यु हुई। उस उम्र में थे जब उनको शायद 10 साल के भी नहीं थे, जब उनको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि सत्ता का अर्थ क्या होता है। उतने बड़े बच्चों को ज़्यादा आभास नहीं होता है। 14 साल के थे तो उनकी दादी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी देश की, उनकी हत्या कर दी गई। वे घर में थे, राहुल उस समय घर में थे। उससे भी बड़ा दुखद जो तथ्य की हत्या उन लोगों ने की जिनके साथ राहुल गांधी, या जो राहुल गांधी के साथ बैडमिंटन खेलते थे, जो उनकी दादी की सुरक्षा में थे, और जिनको तमाम सिफारिशों के बावजूद, उनकी सुरक्षा को खतरा बताने के बावजूद, उनकी दादी इंदिरा गांधी ने अपनी सुरक्षा से हटाने से इनकार कर दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी अपने खिलाफ जो सिख सेपरेटिज्म था, उसके गुस्से को जानते हुए भी कि नहीं, मुझे विश्वास है अपने देश के नागरिकों पे। उस बच्चे का दिल कितना टूटा होगा, कैसा टूटा होगा, कितना डर लगा होगा, अगर आप इन सब बातों पे सोचें। मुझे इंदिरा जी के अंतिम संस्कार की मुझे बहुत याद नहीं है। मैंने इंदिरा गांधी की हत्या होना मुझे याद है, मैं इतना बड़ा हो गया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने तस्वीरें देखी, तो अगर आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो एक तस्वीर है जिसमें राजीव जी के बगल सिर्फ 14 साल के राहुल चुपचाप खड़े हैं। थोड़ी दूर पे प्रियंका गांधी हैं, जिन्होंने वरुण गांधी को एकदम बाहों में भरा हुआ है। किसी लेख में मैंने कभी पढ़ा था कि क्या राहुल गांधी को ऐसे तमाम समयों में अपनी बाहों में भर लेने वाला कोई इंसान मिला। राहुल राजनीति में नहीं आना चाहते थे, ये बहुत साफ है। ठीक वैसे जैसे उनके पिता नहीं आना चाहते थे। सोनिया गांधी जी ने बहुत विरोध किया था, फिर भी राजीव की नियति थी, इस परिवार की नियति है। दरअसल दुनिया के कुछ परिवारों की नियति होती है, उनके साथ उस राष्ट्र के इतने सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, इतना सारा संघर्ष होता है, इतनी सारी शहादत होती है। अगर ऐसे ही याद करूं, याद बिना स्क्रिप्ट के ही बात कर रहा हूं, तो भारत का गांधी नेहरू परिवार है। हमारे ठीक बगल पाकिस्तान में आप भुट्टो परिवार को देखें, ज़्यादातर सदस्यों की हिंसक मौत हुई। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई, प्रधानमंत्री रहे। उनके बेटे मुर्तज़ा भुट्टो की हत्या हुई। बेनजीर भुट्टो उनकी बेटी, और जो बाद में खुद भी प्रधानमंत्री बनी, उनकी हत्या हुई। अमेरिका का केनेडी परिवार देखें, या अपने बगल बर्मा या म्यांमार का आंग सान परिवार देखें, तो कुछ परिवार इतिहास में होते हैं जिनकी ये नियति होती है, जिनकी ये डेस्टिनी होती है, वो चाहें तो भी भाग नहीं सकते। राजीव गांधी सत्ता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था, राजनीति में किसी प्रकार नहीं थे संजय गांधी के मरने तक। संजय गांधी की हादसे में मौत के बाद उनको ज़बरदस्ती लाया गया, सोनिया गांधी के बहुत विरोध के बावजूद लाया गया।
और राहुल गांधी ने बाद में अपने एक किसी बयान में कहा था, सिंगापुर में कहा था या बेंगलोर में कहा था, मुझे याद नहीं, कि उनको एक प्रिमोनिशन था कि उनके पिताजी की भी हत्या होगी, राजनीति उनको भी छीन लेगी। सोनिया गांधी जी को भी ठीक यही डर था। और सिर्फ 5 साल बाद 14 साल का वो बच्चा जिसने गोलियों से छलनी अपनी मां को देखा था, ठीक 5 साल बाद 1989 में उसने अपने पिता के शव को उठाया नहीं था, समेटना पड़ा था। बम विस्फोट में मारे गए थे राजीव जी। और जिस तरह से हमने देखी वो तस्वीरें, बहुत दारुण तस्वीरें हैं, बहुत हृदय विदारक, हार्ट ट्रेंचिंग तस्वीरें। 19 वर्ष के थे राहुल, सिर्फ 19, बस युवा हुए ही थे। वोट करने का अधिकार मिल गया था क्योंकि राजीव जी ने इस देश के युवाओं को, 18 साल के युवाओं को वोट करने का अधिकार दिया था, लेकिन वो पहला ही साल था उनके वोट देने की स्थिति का। हमने देखा कि कितने डिग्निफाइड तरीके से दोनों बच्चों ने खुद को कंडक्ट किया। अगर आप कभी राजीव गांधी जी की जब डेथ के बारे में पढ़ेंगे, सोनिया जी बहुत बदहवास थी, प्रियंका और राहुल दोनों बहुत संयत थे, कैसे जज किया होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक डायनिस्ट की, 19 साल के एक बच्चे ने, 19 साल के एक लड़के ने अपने जीवन में 3 हादसे देख लिए। चाचा की मौत जो हादसा थी, लेकिन बाकी 2 बर्बर हत्याएं थी। उसको आप शहजादा कहना चाहें तो कहें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके मनोविज्ञान पे क्या असर पड़ा होगा, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, उसके अंदर क्या चल रहा होगा। राजनीति में वो भी नहीं आना चाहता था, हम बहुत साफ साफ जानते हैं। उनकी माँ भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी। 91 में 91 में पिता की हत्या के बाद, 19 नहीं 21 साल के हो जाएंगे तब शायद, 91 में पिता की हत्या के बाद कांग्रेस नेताओं के बहुत कोशिश के बावजूद सोनिया जी राजनीति में नहीं आई। जो भी लोग इस परिवार पे सत्ता के लालच का आरोप लगाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपना दिमाग उनके पास है भी नहीं, वो किस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को गिरवी रख के आए। हम सब जानते हैं कि सोनिया जी सत्ता में नहीं आना चाहती थी, राजीव तो सत्ता से बाहर ही थे, इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन के खुश थे, मजबूरी में आना पड़ा। सोनिया जी ने ठुकरा दिया था, और एक बार किसी देश में सत्ता ठुकरा देने के बाद उसमें लौटना कितना मुश्किल होता है, किसी पार्टी के नेतृत्व में लौटना कितना मुश्किल होता है। लेकिन वही कुछ परिवारों की ये नियति होती है, डेस्टिनी होती है, आप उनको अभिशापित भी मान सकते हैं, जिंक्स्ड। वो कैरी करते हैं एक अभिशाप कि उनके पास बाहर जाने के रास्ते नहीं होते। सोनिया जी को भी बाद में आना पड़ा। हमने देखा है कि सोनिया जी को किस तरह से गालियां दी गई, कैसे उनको विदेशी कहा गया। जीवन भर यहीं रहने के बाद, अपने पति की मौत के बावजूद, देश ना छोड़ने के बावजूद, यहीं बस जाने के बावजूद, और उस परिवार में बड़ा होता एक बच्चा जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राहुल राजनीति में अंत में बहुत देर में आए, 2004 उनका पहला चुनाव था जहां तक मुझे ठीक ठीक याद है। और तब भी सुगबुगाहट ये थी कि प्रियंका गांधी आएंगी, ज़्यादा करिश्मेटिक हैं, ज़्यादा उनके अंदर लोग इंदिरा जी की छवि देखते थे। लेकिन राहुल आए। खैर, राजनीति में आए तब से उनके हाथ बहुत शानदार उपलब्धियां हैं राजनीति में। सोनिया जी और राहुल गांधी के दोनों के राजनीति में आने के बाद हमने कांग्रेस का रिवाइवल भी देखा, कांग्रेस को 10 साल सत्ता में भी देखा। उनके ऊपर बहुत निर्मम हमले भी देखे, बहुत बेमानी हमले भी देखे, झूठे हमले भी देखे। लेकिन मैं बार बार जो सोचता हूँ कि उस बच्चे से उस युवा हुए, उस अब व्यक्ति हो गए, राहुल गांधी का मनोविज्ञान क्या होगा, जिन्होंने जीवन में डायनेस्टी के नाम पे, जिस नाम पे उनको इतनी गालियां पड़ती हैं, वंशवाद का जितना उनको आरोप झेलना पड़ता है, उस राजनीति ने, उस वंश ने उनको दुख के सिवा, उस वंश से जुड़े होने ने उनको दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। लेकिन इसने कैसा आदमी गढ़ा। जब मैं भारत जोड़ो यात्रा
की फुटेज देख रहा था, जब उसकी कवरेज देख रहा था, खासतौर पे उसकी वीडियो कवरेज देख रहा था, ये आदमी जिसके परिवार में दो दो लोगों की निर्मम हत्या हुई है, वो सिक्योरिटी घेरा तोड़ के लोगों के बीच चला जाता है, उसको कोई डर नहीं। उस दौर में उसको कोई डर नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब एसपीजी सुरक्षा में रहने के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल देते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि धन्यवाद देना कि मैं जिंदा लौट आया। जब हम देखते हैं आजकल, आप किसी भी भाजपा के किसी भी बड़े नेता की रैली की कोई भी तस्वीर देखिए, आपको मंच और जनता में कम से कम 100 मीटर का फासला मिलेगा, एक लंबा फासला। पदयात्राएं तो इस देश से लगभग गायब ही हो गई हैं। हमलावर जुलूसों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आजकल जो निकाले जाते हैं, उसमें एक आदमी जो ऐसे इंगेज करता है, एक बात समझ में आती है कि उसके मन में डर तो नहीं, लेकिन ये जो डर नहीं है उसका मनोविज्ञान क्या है। जो बार बार मोहब्बत की बात करता है, वो दो बातें करता है। वो बात सिर्फ डरो मत नहीं करता है। उसका बहुत राहुल गांधी के दिए तमाम नारों में जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो एक बहुत सिंपल 2 शब्द का है। अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था किसी जगह पे, डरो मत। और ये भारत ही नहीं, दुनिया भर में न्याय के लिए, बराबरी के लिए, लोकतंत्र के लिए जूझने वाले सभी लोगों का बुनियादी नारा होना चाहिए कि डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो। और ये राहुल गांधी ने कहा। लेकिन जो उससे बड़ी बात है कि ये डरो मत कहां से आता है। मोहब्बत की दुकान खोलना ये सब ठीक है, लेकिन इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। एक वो व्यक्ति जिसका जीवन हमको बताता है कि उसको असल में शायद सबसे ज्यादा डरना चाहिए, जिसने अपने जीवन में इतनी हिंसा देखी है जितने कई बार तमाम समाज नहीं देखते हैं एक पूरे जीवन में, उसने उतनी हिंसा अकेले देख ली। उसने उतनी नफरत अकेले देख ली है कि उनकी पप्पू की छवि बनाने पे भाजपा ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए। जहां पे राजनीतिक जो डिसेंसी है, राजनीतिक जो मर्यादा है, उसको तोड़ते हुए भाजपा के टॉप लीडर अमित शाह जी ने भी पप्पू कहा था उनको, और तमाम बाकी ट्रॉल्स की तो कोई बात ही नहीं करनी। वो आदमी जब कहता है डरो मत और दिखाता है कि उसके जीवन में डर नहीं, ये बात कहां से आती है। और मुझे लगता है कि इस स्तर पर अगर हम राहुल गांधी साथ में प्रियंका गांधी के भी मनोविज्ञान को देखें तो इनके जो दुख का जो प्रोसेस जो इन्होंने किया है वो एक अद्भुत प्रोसेस किया है। कैसे किया है, उसमें इनकी माँ की क्या भूमिका है, बाकी परिवार तो उस तरह से साथ है नहीं, उनके आसपास वालों की क्या भूमिका है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ, हम सारे लोग दरअसल ये देख सकते हैं। मुझे ठीक ठीक याद है, एक होता है कि आप मंच पे कुछ बोलते हैं, एक परफॉर्मेटिव आप एस्पेक्ट देते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि ठीक है हम नहीं डरते हैं, आप ये करते हैं। लेकिन वो किसी बच्ची को अचानक गोद में उठा लेने में वो परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट काम कर ही नहीं सकता। राहुल गांधी की तमाम बातों में जो स्पॉन्टेनिटी दिखती है, जो स्वतः स्फूर्तता दिखती है, रैली करते हुए अचानक दौड़ पड़ना, किसी को गले लगा लेना बिना ये परवाह किए। एक लड़की ने, एक युवा लड़की ने उनको भारत जोड़ो यात्रा में गले लगा दिया था, और उसको लेके भाजपा आईटी ट्रोल सेल ने क्या 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 बेहुदा बातें की थी, हमें याद है। उन सब को झेल के इस तरह का एक अपने व्यवहार को जीना, जो कहना वो व्यवहार को जीना, वो मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दिया था जब कहीं वो बोल रहे थे राहुल, और अचानक से प्रभाकरन जो एलटीटी का नेता था, एलटीटी ने ही मारा था राजीव गांधी जी को, राहुल गांधी के पिता को, और अचानक से किसी सवाल पे बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली राहुल गांधी ने कहा कि जब मुझे प्रभाकरन की मौत की खबर मिली तो मेरे दिमाग में सबसे पहले उनके बच्चे आए। मैंने सोचा वो क्या सोच रहे होंगे, ये दुख हमने भी झेला है। अपने पिता के हत्यारे को माफ कर देना, उसके बच्चों के बारे में सोचना, उनका दुख सोचना, और यहां से सोचना
कि हम भी ये सह चुके हैं। ये होना आज के दौर में एक बहुत मुकम्मल इंसान होना है, एक बहुत बेहतर इंसान होना है। उस दौर में जब हम केवल और केवल नफरत से संचालित हो रहे हैं, उस दौर में जब हम अभी देख रहे हैं कि आदि पुरुष को लेकर के विवाद पे कल तक जो ट्रोल सेल के हीरो थे वो आज अपनी जान की सुरक्षा मांगते घूम रहे हैं, उस समाज में अपनी जान की कोई परवाह ना किए बिना जनता के बीच उतर पड़ना, सड़कों पे संवाद करना, 4080 किलोमीटर पैदल चल पड़ना ही नहीं। किसी वार्ता में अचानक जब ये सूचना मिलना कि प्रभाकरण की हत्या हो गई है, प्रभाकरण या मारा जा चुका है, हत्या नहीं हुई है, एक सिविल वार में मारा जा चुका है, तो तुरंत उसके बच्चों का ख्याल करना, ये मानवीयता है, ये संवेदना है जो राहुल गांधी को राहुल गांधी बनाती है। और आज की तारीख में मुझे भारतीय राजनीति में राहुल गांधी के आसपास भी ऐसा कोई नेता नहीं लगता जिसके अंदर ये मानवीय संवेदना हो। एक तरफ हमारे पास मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, घर में शादी है, पैसे नहीं है, हा हा हा। एक तरफ हमारे पास, मुझे याद है अमित शाह जी का एक बहुत ही दुखद बयान था, भारत जोड़ो यात्रा पे उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने अब तक केवल 3 यात्राएं निकाली हैं। नेहरू जी, उन्होंने शायद जी नहीं लगाया था, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कलश यात्रा, और ये पहली यात्रा है जिसमें कलश नहीं। इस तरह के असंवेदना भरे, इस तरह के दरअसल सनातन संस्कृति और किसी भी संस्कृति के खिलाफ जाकर दिए गए बयानों के बीच अपने दुश्मनों के लिए भी सच्ची संवेदना प्रकट करना, मुझे मोरबी पे राहुल गांधी का बयान याद आता है। एक बयान मुझे याद आता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था जब कोलकाता में एक फ्लाईओवर गिरा था, बहुत लोग मारे गए थे, और उन्होंने कहा था ये ईश्वर का संदेश है कि इस सरकार को जो राज्य में है उसको गिरा दो। मोरबी में पुल गिरा था, सैकड़ों लोग मारे गए थे, और राहुल गांधी से जब उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन का बयान दिया था कि मेरी संवेदना है, दुख के इस मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने नहीं की थी। मुझे लगता है कि इस आज के दौर में भारत को, इस देश के समाज को राहुल गांधी ने अब तक के अपने जीवन से जो दिखाया है कि उनको इस समाज की बहुत जरूरत नहीं है। वो आदमी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन उसको कहा जाता था हमेशा, वो लगातार रिलक्टेंट रहा। वो आएंगे चरखी भट्टा पारसोल जाएंगे, दादरी गांव जाएंगे, एक हमने राहुल का वो दौर भी देखा है, और उसके बाद फिर छुट्टियां मनाने कहीं निकल जाएंगे। उसका एक दूसरा पहलू है कि राहुल पुत्र के रूप में अपने जितने, संतान के रूप में अपने जितने उनके दायित्व हैं बहुत बहुत शानदार तरीके से निभाते हैं, और हमेशा बिना कैमरों के निभाते हैं। कुछ जो कैमरों में कैद हो जाएं कि माँ के जूते के फीते खुल गए हैं तो बांध दें, या ठंड है तो शॉल उड़ा दें, वो बहुत अलग बात है क्योंकि वहाँ कैमरे हैं। लेकिन माँ को अगर दिखाने जाना हो डॉक्टर को तो लेके जाना, उनको हमेशा साथ ले जाना, और बिना कोई प्रचार किए। या हमें निर्भया मामला याद होगा, निर्भया के भाई को पायलट बनने का उसका सपना पूरा करना बिना किसी प्रचार के, अंत में परिवार नहीं बोला। इस तरह की एक जो बुनियादी मानवीय संवेदना है, और सत्ता का लालच नहीं है। राहुल गांधी को 2009 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता था, ठीक वैसे जैसे 2004 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता था। बहुमत उनके साथ था, संविधान उनको इजाजत देता था, लेकिन सोनिया जी ने त्याग चुना, सैक्रिफाइस चुना। राहुल को मुझे हमेशा लगता है कि उनको कोई इच्छा ही नहीं थी, सोनिया जी को भी कोई इच्छा ही नहीं थी खैर राजनीति में आने की। लेकिन फिर से वही कि 2009 में कोई नहीं रोक सकता था अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते, तो उस लेवल पे जबकि वो बनते तो काफ़ी बेहतर और शानदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी। हमने कोरोना में देखा है कि उन्होंने जो जो कहा, अंत में भारत सरकार को वही वही करना पड़ा। लॉकडाउन जो उन्होंने नहीं कहा था, वो गलतियां भी उसकी बहुत साफ साफ सामने आई। तो एक बहुत सुलझा हुआ इंसान
जो अपने जीवन में जहाँ है एक वो सम पे पहुंचा हुआ आदमी है, वो एक इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ आदमी। उसने अपनी ट्रेजेडीज को प्रोसेस कर लिया है, उसने अपने जो दुख हैं उनको प्रोसेस कर लिया है। वो उन दुखों के बहुत पार बुद्धत्व की ओर बढ़ रहा आदमी है। उसको सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत साफ साफ लगता है कि इस देश को आज के हालात में अगर कोई चाहिए तो वो आदमी चाहिए। राहुल गांधी जी को 53वें जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकबाद। मैं चाहता हूं कि आप लोग राहुल गांधी को देखें, समझें, प्रियंका जी के साथ अपने पिता के हत्यारों को माफ कर देना, उल्टा उनके हत्यारे से जाके मिलना, वो एक अलग ही स्तर है। वो लेट गो का मेडिटेशन अगर आप कभी करेंगे तो आपको हमेशा कहा जाता है कि छोड़ें, स्टे इन द प्रेजेंट, पास्ट को आप निकालते जाएं, और खास तौर पे जो दुख है उसको तो सबसे ज्यादा। राहुल गांधी के व्यवहार में मुझे वो दिखता है, और इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि आज की तारीख में राहुल गांधी इस देश की एक बड़ी जरूरत है, और तुरंत की जरूरत है। वो नहीं आएंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं, देश का बेशक है। फिलहाल खैर, राहुल गांधी जी को फिर से जन्मदिन की शुभकामना। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और साझा करें। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे पे। सी यू ऑल, बाय बाय।